हेलो दोस्तों, स्वागत है क्लासरूम में। आज हम चर्चा करेंगे G20 शिखर सम्मेलन पे, क्योंकि 2023 में जो इसका अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। ये बेहद एक तरीके से खास है हमारे लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। इससे क्या होगा कि भारत की जो साख है वो वैश्विक पटल पे मजबूत हो रही है। तो काफ़ी दिनों से ये चर्चा में है। 9-10 सितंबर को इसकी अध्यक्षता जो है भारत कर रहा है, यानी आज और कल के दिन। तो सबसे पहले हम जानेंगे G20 है क्या, या फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर एक तरीके से इतना ज़रूरी क्यों है। आप न्यूज़ में देखेंगे तो काफ़ी दिनों से यही छाया हुआ है और हाल में ही ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। पूरे 1 साल से भारत इसका अध्यक्ष है, यानी कि 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रहा है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसका जो तरीके से लोगो लॉन्च किया है मोदी जी ने, G20 बना हुआ है, जी लिखा हुआ है 2 के बाद। इसके बाद ये ग्लोब है, ये जीरो जो है वो ग्लोब की तरह बना हुआ है। जो इसकी थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। आपने सुना होगा, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण जो विश्व है वो हमारा अपना घर है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, यानी कि एक अर्थ है, एक पृथ्वी है, एक परिवार है और इस सबका एक भविष्य होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो ये G20 समूह है इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले एशिया वित्तीय संकट 1997 में प्रारंभ होता है। ये एशिया वित्तीय संकट क्या है? एशिया वित्तीय संकट क्या है कि जो साउथ एशिया के देश हैं, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, ये सब जो देश हैं 1997 में बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। हुआ यूँ कि इन्होंने अपने जो एक तरीके से मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन का अर्थात अपने मुद्रा की जो कीमत है अपने आप से इन्होंने घटा दी। मतलब जैसे कि अपने यहाँ मान लेते हैं कि 80 रुपये का $1 होता है, तो उन्होंने किया क्या कि 100 रुपये को $1 के बराबर कर दिया, अर्थात अपने ही मुद्रा के मूल्य को उन्होंने गिरा दिया। तो हुआ क्या कि उन्हें लगा था कि जब मुद्रा का मूल्य गिरा देंगे तो इसी तर्ज पे जो साउथ एशिया के बहुत सारे देश हैं, इंडोनेशिया वगैरह, उन्होंने भी सेम यही किया कि अपने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि इस तरीके से इसके विपरीत परिणाम हुए कि उन्हें लगा था कि हम मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे तो हमारे यहाँ जो है वो निवेश बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि एक तरीके से क्या हुआ कि इनकी जो पूरी वित्तीय संरचना थी वो बहुत ज़्यादा अस्थिर हो गई। पूरे साउथ एशिया में, या बोले कि इन जो देशों ने मुद्रा का अवमूल्यन किया था वहाँ वित्तीय अस्थिरता फैल गई। उस समय बहुत ज़्यादा एक तरीके से अस्थिरता थी, लेकिन IMF हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक ने, इन लोगों ने अपनी कुछ सहायता दी और उस तत्कालीन परिस्थिति से निजात पा लिया गया। लेकिन ये एक संकल्पना बनी कि ऐसे देशों के लिए किस प्रकार से सहायता की जाती है या की जा सकती है, या फिर ये देश ऐसा कौन सा मंच है जहाँ अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सके अपनी सहायता के लिए, या फिर अपने एजेंडे के बारे में वहाँ पे डिस्कस कर सके। तो फिर क्या हुआ कि 1997 में जब ये वित्तीय संकट उभरा तो G7 की तर्ज पे, G7 जो है वो एक तरीके से 7 देशों का, 7 विकसित देशों का समूह है। आपने सुना होगा जर्मनी, फ्रांस, USA वगैरह, इटली, कनाडा वगैरह इसमें है। एक तरीके से मानिए आप तो नॉर्थ अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ हैं स्पेसिफिक, मतलब सब तो नहीं है, 2-4 हैं उसमें, कि बहुत ज़्यादा ये विकसित देश की संगठन है। उसके बाद ये G8 बन गया जब रूस इसमें ऐड हो गया। G का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 8 और ग्रुप ऑफ 20। तो हुआ क्या कि जब G7 को देखा गया कि ये एक विकसित देशों का समूह है, अर्थात ये उन देशों के बारे में नहीं सोचता है जो देश एक तरीके से वित्तीय रूप से कमज़ोर हैं, या फिर जिनकी मध्यम आय वर्ग वाले जो देश हैं उनके बारे में ऐसा कोई मंच उस समय नहीं था। तो उसके लिए कुछ सोचा गया। फिर हुआ क्या कि G20 1999 में G20 एक संस्था बनी। ये 20 ऐसे देशों का समूह है जिसमें मध्यम आय वर्ग वाले देश हैं, यानी जिनकी वित्तीय स्थिति काफ़ी कम है, या फिर ये विकासशील देश हैं, विकसित तो नहीं है। 1999 में G20 बना। 1999 में जब G20 बना, G20 का मतलब ये नहीं है कि उसमें 20 देश हैं, ये ग्रुप ऑफ 20 है, लेकिन इसमें 20 देश नहीं है। इसमें G7 कंट्रीज़ हैं, यानी एक ये भी है, G8 ये शामिल है। उसके अलावा यूरोपीय यूनियन शामिल है इसमें। G20 में G7 है, प्लस रूस है, प्लस यूरोपीय यूनियन है।
काफ़ी लंबी लिस्ट है इनकी, तो एक तरीके से आप अगर देखना चाहें तो गूगल कर लीजिएगा। लेकिन याद रहे कि G7 के आपके याद होंगे, उसके अलावा ये G8 में रूस आया, फिर ये 19 देश हो गए, 11 और देश है। उसके अलावा ये यूरोपियन यूनियन जो है इसमें शामिल है। कुल मिला के इसमें ग्रुप ऑफ 20 है, यानी 20 देश समूहों का ग्रुप है एक तरीके से। इन देशों में मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं इसमें भारत भी शामिल है। उसके अलावा अफ्रीका के देश हैं। अफ्रीका के देश वैसे भी आप जानते होंगे कि काफ़ी एक तरीके से गरीब हैं। फिर जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं वो भी बहुत अजीब गरीब स्थिति में होते हैं, क्योंकि सुना होगा आपने उसके पहले कुछ दिनों पहले कि जो बोलीवर है, मुद्रा थी बोलीविया की, अर्जेंटीना की, कहीं की, सॉरी भी याद नहीं आ रहा है, तो उसने अपने मूल्य उसका मुद्रा का अवमूल्यन हो गया था। उसके अलावा ये ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इन देशों में भी यही स्थिति है, कम विकासशील है ये। तो एक तरीके से G20 के सदस्य हो गए। 1999 में जब इसकी स्थापना हुई G20 की, तो अध्यक्ष जो है वो बना जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन। यहाँ पे पहली बार इसकी बैठक हुई 1999 में जर्मनी के बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी है, यहाँ पे पहली बार इसकी बैठक हुई। लेकिन ये बैठक जो है वो वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की होती थी। ये जो बैठक थी, ये बैठक जो है राष्ट्राध्यक्षों की नहीं थी। ये बैठक जो है वित्त मंत्री जो यहाँ के थे, उसके अलावा केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर थे। पहली बैठक जनवरी में होती है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। लेकिन जब एक तरीके से 2007-8 में बहुत ज़्यादा वैश्विक रूप से आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, तो क्या हुआ कि 2008 में राष्ट्राध्यक्षों की बैठक की गई। पहली बार राष्ट्राध्यक्षों की बैठक 2008 में की गई जो G20 की। ये हुई यूएसए में वॉशिंगटन डीसी में पहली बार इसकी अध्यक्षता की गई। मुद्दे मुख्य रूप से वहाँ क्या थे? जो आर्थिक संकट था, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, आर्थिक वित्तीय सहयोग, उसके अलावा आतंकवाद के अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मानव तस्करी हो रहा है, इन सब चीज़ों पे एक तरीके से उस समय बैठक हुई, तो इन मुद्दों पे चर्चा की गई। उसके बाद क्या होता है कि ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये विश्व की यानी वैश्विक जो आबादी है उसका 2/3 भाग यानी कि 66% जो हिस्सा है वैश्विक आबादी की, वो इन G20 के समूह देशों में ही सम्मिलित है। उसके अलावा जो जीडीपी का जो वैश्विक जीडीपी का 85% और वैश्विक व्यापार का 75%, ये काफ़ी बड़ी एक तरीके से संख्या है कि किसी देश का 85%, एक तरीके से पूरे विश्व का 85% जो जीडीपी है वो इन्हीं देशों में शामिल है। उसके अलावा जो व्यापार है पूरा वैश्विक, वो भी 75% इन्हीं देशों में ही शामिल है। तो एक तरीके से बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये देश अपने एजेंडे को एक बहुत बड़े मंच पे रख पाएंगे, या इनके प्रतिनिधि जो हैं, इनके राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, वो अपने मुद्दे को एक प्लेटफॉर्म पे रख पाएंगे, एक ऐसा बड़ा मंच जहाँ सब अपने अपने एजेंडे को रखेंगे और एक ही दिशा में काम करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो विकासशील देश हैं वो विकसित होंगे, संभावना बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो भी एक तरीके से वित्तीय संकट आता है, ये सब मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि ये देशों में ना निहित होकर वैश्विक रूप से, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, भोजन या फिर ऊर्जा की कीमतों में बहुत वृद्धि हो रही है, और ऐसे बहुत टाइम हुआ है, अभी आपने सुना होगा रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, तो विश्व में ये विश्व युद्ध की या गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती रहती है। तो इन सब के बारे में ये चर्चा करते हैं। उसके लिए एक मंच तैयार किया है जिसकी अध्यक्षता वर्ष 2023 में भारत कर रहा है। इससे भारत के लिए क्या फ़ायदा है? वर्तमान में भारत की स्थिति एक तरीके से बहुत वैश्विक तौर पे अच्छी है। इससे क्या है कि भारत अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है और वैश्विक रूप से ये अपनी साख जमाने में सहायक होगा। तो देखते हैं आगे क्या ही निष्कर्ष निकलता है। एक तरीके से इन देशों के साथ बैठक हो रही है दिल्ली में, भारत मंडपम में, देखिएगा आप लोग। और बस इतनी जानकारी काफ़ी थी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।